हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं हूं शीला और आप देख रहे हैं भाषा जगत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 12 संसार एक पुस्तक है। इसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चों, ये पूरा ही पाठ एक चिट्ठी है और इसे नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा जब वो मसूरी में पढ़ती थी। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यहाँ पर नेहरू जी अपनी बेटी को लिख रहे हैं कि जब हम दोनों पास में थे यानी इकट्ठे रहते थे तब तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती थी और मैं उन सब बातों का जवाब देने का कोशिश किया करता था। लेकिन क्योंकि अब हम दूर रहते हैं तो इतनी सारी बातें नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो दुनिया के बारे में छोटी छोटी कुछ बातों को कहानियों के रूप में तुम्हें बताने की या लिखने की कोशिश करूंगा। फिर वो कह रहे हैं कि तुमने इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा। इंग्लैंड के बारे में क्यों? क्योंकि इंग्लैंड लगभग लगभग पूरे ही विश्व पर एक बार कब्जा किया हुआ है, तो इंग्लैंड तो हर जगह हर किसी के इतिहास में शामिल होगा ही होगा। तो फिर वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड एक छोटा सा टापू और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा सा देश है, परंतु दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है पूरी दुनिया का। और अगर तुम इन सब पूरी दुनिया के बारे में या देशों के बारे में तुम जानना चाहती हो तो तुम्हें उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उन सब जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा जो वहां पर बसी हुई, न सिर्फ इसका कि तुम हिंदुस्तान के और सिर्फ हिंदुस्तान का ध्यान ही तुम नहीं रख सकती। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। फिर वे कह रहे हैं कि मुझे पता है कि इन चिट्ठियों में मैं सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें ही बता सकता हूँ, पूरी बातें खोलकर नहीं बता सकता, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगे और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिला होगा। वो जो नेहरू जी हैं वो अपनी बेटी को कह रही हैं कि मुझे ये पता है कि तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम ये दुनिया के बारे में जानना शुरू करोगी तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर किस तरह मतलब कितने लोग रहते हैं और ये सब जो है हमारे भाई बहन हैं। फिर वो कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो इन सब चीजों के बारे में मोटी मोटी किताबों में तुम खुद ही पढ़ लोगी और तुम्हें वो चीजें पढ़कर बहुत आनंद आएगा। ये तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया इस तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद ही मालूम होगा कि एक ऐसा समय जरूर था। नेहरू जी कह रहे हैं कि ये जो धरती ये बहुत पुरानी है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और सबसे पहले यहाँ पे इंसान नहीं आया था, क्योंकि इंसान से पहले जानवर आए थे और जानवरों से पहले ये धरती पे कुछ भी जानदार चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय था कि धरती बहुत गर्म थी और यहाँ पर कोई भी चीज बच नहीं सकती थी। और ये सब हमें किसने बताया? जो वैज्ञानिक है और जो बड़े बड़े विद्वान है जिन्होंने इन विषयों पर इन चीजों पर रिसर्च की है, शोध की है और फिर किताबें लिखी हैं। और अगर हम खुद भी देखना चाहें तो हम क्या किताबें पढ़ सकते हैं और पुराने पहाड़ों को देख सकते हैं जो कटे पटे यानी उनके जो निशान और जानवरों की पुरानी हड्डियों पर गौर करके देखें तो हमें खुद ही इन सब चीजों के बारे में मालूम हो जाएगा। तुम इतिहास की किताब में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था।
किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते, सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता था। नेहरू जी कह रहे हैं कि आप इतिहास के बारे में कैसे जान सकते हो, इतिहास की किताबें पढ़ के। लेकिन जब इंसान ही नहीं था, कुछ जानदार चीजें, तो उस समय इतिहास कौन लिखे। और हम ऐसा तो है नहीं कि हम बैठे बैठे कुछ भी सोच लें कि हाँ उस समय ये हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो हम कुछ भी सोच लेते, परियों की कहानियां यानी बड़ी बड़ी चीजें सोच लेते, गढ़ लेते अपने। ऐसा नहीं है, लेकिन वो उन चीजों से सिर्फ खुशी मिल सकती है, बट नॉलेज या ज्ञान नहीं मिल सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जैसे पहाड़ हैं, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, पुरानी जानवरों की पुरानी हड्डियां, इन सब चीजों से क्या है, जानकारी जुटाई जा सकती है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, पन्ना। तो यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि इतिहास के बारे में जानने का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ हम बुक से पढ़े, पुस्तकों से पढ़े और हाँ मान ले कि भाई ये चीजें थी। इतिहास जानने का असली मजा तभी है हम एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, उन चीजों का, संसार में घूमे और संसार की सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस से जानने की सोचें। क्योंकि आप देखो कि जब पहाड़ों को देखकर तुम उनके बारे में जानना सीख जाओ, पढ़ने का मतलब कि उनके बारे में जान जाओगी, यानी कि इतने समय से वो पहाड़ कैसे बढ़ रहे हैं, उनमें कटाव कैसे हुए हैं, उनपे किस किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, यानी ये सब चीजें जब तुम सीख जाओगी तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मजे की बात होगी। अब आप सोचो कि एक जो छोटा सा रोड़ा होता है जो सड़क के किनारे पड़ा होता है, वो शायद एक शुरुआत हो किसी इतिहास की या किसी पुस्तक की। यानी कि आप चीजों के बारे में खुद एक्सपीरियंस करके सीखें तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिल जाएगी। कोई जबान, उर्दू या हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसके उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक इसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, दामन अर्थात किसी पहाड़ के नीचे तलहटी में। जब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया, वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। नेहरू जी कह रहे हैं कि कोई भी जब हमें भाषा सीखनी होती है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है, तो हम पहले उसके अक्षर सीखते हैं। और प्रकृति को सीखने का, नेचर को सीखने का भी यही तरीका है। हमें पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है, फिर हम उसके बारे में बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। जैसे आप किसी चट्टान के बारे में पढ़ोगी, किसी पहाड़ के बारे में पढ़ोगी, या किसी छोटे से रोड़े के बारे में पढ़ोगी कि एक छोटा रोड़ा जो है वो इतना चमकीला और गोल गोल कैसे हो गया।
तो आप पढ़ोगे कि वो पहले किसी चट्टान का टुकड़ा था, और जब वो चट्टान का टुकड़ा पत्थर में से टूटा तो नदी बहा के उसको नाले में ले गई, और नाले ने बहा कर उसको दरिया यानी किसी समुंदर या किसी जो बड़े-बड़े पानी के सोर्स होते हैं, झील वगैरह में उसको फेंक दिया। फिर वहाँ पर वो कंटिन्यू जो लगातार है पानी उसके ऊपर से गुजरता रहा और उसको घिसाता रहा। तो इस तरह से वह सारा ही घूम-घाम के फिर क्या हो गया, एकदम चमकीला हो गया। और किसी वजह से दरिया ने उसको छोड़ दिया और जिससे वह तुम्हें मिल गया, यानी किसी किनारे पर दरिया ने जो उसको पटक दिया और वो मिल गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा का अर्थ होता कण, बालू यानी रेत का एक कण, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरोंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। यानी कि अगर वो तो ठीक है, दरिया ने फेंक दिया उसको एक साइड कर दिया और तुम्हें वो रोड़े के रूप में मिल गया, लेकिन अगर दरिया उसको और आगे बहा के ले जाता तो एक रेत का एक छोटा सा कण बन जाता। और फिर वो जो समुन्द्र में जब दरिया मिलता है, नदी मिलती है, तो वो समुद्र के किनारे फिर रेत के बहुत सारे कण इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे बीच के किनारे आपने देखा होगा कि रेत के बहुत सारे जो कण इकट्ठे होते हैं और फिर वहां पे बच्चे उनसे खेलते हैं और उनके साथ घर भी बनाते हैं। तो अब आप सोचो, जो नेहरू जी इंदिरा से बोलते हैं कि अभी आप सोचो कि एक छोटा सा रोड़ा इतनी सारी बातें बता सकता, तो ये पहाड़ और प्रकृति की जो दूसरी चीजें हैं वो आपको कितना कुछ बता सकती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था और ये अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र है और इसका अनुवाद किया प्रेमचंद जी ने, पिता के पत्र पुत्री के नाम से। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है, ये लगभग 30 के करीब है। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा था, ज्ञानवर्धक था। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और जानने की कोशिश कीजिए नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में कि चीजें होती कैसे हैं। धन्यवाद।